हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। हमने चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे, जिसमें हमने अति और लघु देखे थे। उसमें 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन देख लिए थे चैप्टर 2 के मोस्ट। ये आपका चैप्टर 3 है, ठीक है ना। मानव जनन। कौन सा है ये? मानव जनन, ठीक है। ये आपका चैप्टर 3 है, मानव जन्म। आज इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। कौन कौन से जानेंगे? हम अति और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। कौन कौन से? 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले। जो लघु हैं 3 नंबर वाले, हम उसे आगे सीरीज चलाएंगे। अभी ये 1 और 2 नंबर वालों की सीरीज चल रही है, 1 या 2 नंबर अंक वालों की सीरीज चल रही है, ठीक है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, नर नर मनुष्य वर्षा उत्तर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सन 2021 के लिए ये तैयारी है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड या MP बोर्ड हो, ये सभी बोर्डों के लिए है। इसमें है, नर मनुष्य के वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश की उपस्थिति होती है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2.5 से 3 डिग्री कम होता है। इसमें 3 डिग्री, उसमें 2.5 से 3 डिग्री होता है। अतः यह ताप न्याय की तरह कार्य करता है और जो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो मतलब जो शरीर के अंदर जो क्रिया होती है वो उसमें शुक्राणुओं की क्रिया संभव नहीं हो पाती है, ठीक है ना। अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोश में आ जाते हैं। यदि यह क्रिया नहीं हो पाती तो नर बंध्य हो जाता है, मतलब नर की नसबंदी हो जाती है। इसके अंदर ये है, ठीक है ना। और जो ये आपको जो ऊपर दिख रहा है, वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से कम होता है, 2.5 से 3 डिग्री ऐसा होता है। जैसे हमारा शरीर का तापमान है, मान के चलो बाहर 40 डिग्री, तो इसके अंदर लगभग वही होगा, 37.5 या 38 के आसपास होगा, 37-38 के आसपास, क्योंकि उसे मतलब ठंडक चाहिए, इसलिए ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर मतलब फर्स्ट था चैप्टर 3 का। ये आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम के लिए, और ये क्वेश्चन आपका 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में 3 में 1 है। अब इसमें देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। ये नंबर एक एक में पूछे जाने वाले हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या है। तो इसका नर के विष्णु की जनिक उपकला कोशिकाओं में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्रजनन कहते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट था, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें ये भी आपके एग्जाम में नंबर 1 का पूछा जाएगा। तो इसमें शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को योनि में गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कहाँ पर? योनि में गति करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को जो योनि होती है उसमें मतलब तेजी से गति करता है, मतलब उसे ऊर्जा प्रदान करता है। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन हो चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 3। अब चौथा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4, चैप्टर 3 का। आवर्त चक्कर क्या है? अतः चक्कर का कौन सा हार्मोन से नियत करते हैं, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ठीक है। अब इसका आंसर है, आप देखेंगे इसका आंसर, ये आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के आने के लिए। कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए। अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें है अर्थ है इसका, मादाओं में शुक्राणु के निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र तथा मासिक चक्र या ऋतु चक्र, ऋतु स्थावरण चक्र कहते हैं। ये इसमें दिया है आपका मासिक चक्र। मासिक चक्र में आपको मतलब जो मैंने चैप्टर 2 था उसमें भी पढ़ा चुका हूँ। इसमें फिर आगे
प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है तथा 45 से 50 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय के अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। आवर्त चक्र मेंडुला साइकिल का नियमन निम्न हो दो हार्मोन्स करते हैं, जैसे LH हार्मोन्स, FH हार्मोन्स, ठीक है, करते हैं। अब आपका 5वां क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने के लिए, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है नंबर 5 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा। कितने का? 2 नंबर का पूछा जाएगा आपके एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। ये इसमें है आपके लिए इसमें ये रहा, ठीक है, ऊपर आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए ये क्यों सही नहीं है। अब ये क्यों सही नहीं है, इसके अब हम इसका आंसर जानेंगे। इसका आंसर कैसे है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र XY उत्पन्न होता है। इसमें पुत्र मतलब जब XY होती है तो पुत्र, और जब XX होता है तो पुत्र उत्पन्न होती है। इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का गुणसूत्र मिलने पर पुत्री XX उत्पन्न होती है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों द्वारा होता है, मतलब वो पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है, नर की स्त्री के गुणसूत्र से। चूंकि पुरुष के गुणसूत्र में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होने की संतान के लिए लिंग का उत्तरदायी है। इसमें उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने के लिए दोष महिलाओं को देना मतलब सही नहीं है। इसमें सर्वदा गलत है, और आप वहाँ लिखा अपनी भाषा में सही नहीं है। इसके बाद है 6ठा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाएगा। कितने का? ये 1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। आप याद रखना कि 1 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इस पर टिप्पणी लिखवाने के लिए आ सकती है। यह क्वेश्चन आपसे 1 या 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। वो आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, वो ये क्वेश्चन आपको कितने नंबर में दें। इसका आंसर है अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलने तथा असंजन के लिए अंडाणु की सतह पर फर्टिलाइजिंग सुनिश्चित होता है। दूसरी ओर शुक्राणुओं का अग्रपिंड से एंटी फर्टिलाइजेशन स्रावित होता है। दोनों की क्रियाओं के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया हो पाती है। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है शिशु, ठीक है। ये आपका 7वां क्वेश्चन है। ये भी आपसे 1 या 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है, कितने का? ये 1 या 2 का आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह आपका 7वां क्वेश्चन था। इसमें शिशु के जन्म के बाद कौन सा हार्मोन्स दूध मुक्त करता है, उसका स्रोत बताइए। मतलब कौन सा दुग्ध मुक्त करता है। इसका आंसर है शिशु जन्म के बाद माता की पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स प्रोलैक्टिन दूध स्त्रावण के लिए संतानों को संवेदित करता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है, ठीक है, स्रावित होता है। इसमें अब आपका 8वां क्वेश्चन है। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। कितने का पूछा जाएगा? ये 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। यह विश्लेषण के 2 कार्य लिखिए। विश्लेषण के 2 कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में कहता है।
वृषण के दो प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, वृषण की कोशिका में शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नंबर 2 है इसमें, वृषण की लिंग कोशिका नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है, जो द्वितीयक लिंग के लक्षणों को विकास में सहायक होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाएगा। ये आपका अति है, ठीक है। कौन सा है ये? आपका अति है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नमा। क्वेश्चन नंबर नमा क्वेश्चन क्या कहता? शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? ठीक है। शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्र के ऊपर एक टोपी का समान रचना एक्सोसोम पाई जाती है, जिसके स्राव हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम मादा अंडाणु के बाहर उपस्थित द्वितीयक भित्ति को भेदने का कार्य करता है, जिसमें शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करके उसे निषेचित कर सकते हैं। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। फिर इसका अब इस वीडियो में इतना ही। कि चैप्टर 4 के क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। हम इसे आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अब जो कि मैंने आपको जो चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे, इसमें मैंने आपको अति और लघु पढ़ाए थे। ठीक है, कौन से? अति और लघु पढ़ाए थे, 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले। ठीक है, ये कौन से चैप्टर के थे? ये चैप्टर थे 3 के। कौन से थे ये चैप्टर 3 कौन सा था? मानव जनन। ठीक है, ये मानव जनन था। मैंने इसमें आपको 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन बता दिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। मतलब कोई से बोर्ड से, आप बिहार से, यूपी से या एमपी से, आप कोई से बोर्ड से बिलोंग करते हो, ये सब के लिए। अब जो मैं आगे मतलब इसे कंप्लीट करने के बाद 1 और 2 नंबर की सीरीज कंप्लीट करने के बाद इसमें चैप्टर 11 में हमने 2 चैप्टर आज कंप्लीट कर लिए हैं। 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपके 9 चैप्टर बचे हैं, 9 डेज में ख़त्म कर लिए जाएंगे। फिर आपके बाद आपको उसके बाद विस्तृत जो आपके विस्तृत हैं और आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं और आपके जो लघु हैं 3-3 नंबर के। ठीक है, ये अभी मैंने आपको नहीं कराएं। उसके बाद जो अगली सीरीज चालू होगी वो लघु की होगी। ठीक है, कौन से होंगे? ये लघु की चालू होगी। इससे आपके एग्जाम में 36 नंबर पक्के हो जाएंगे आने के लिए। और जो मैं सीरीज आपके लिए जो मैं सीरीज चला रहा हूँ अति और उसकी, इससे आपके 15 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे आने के लिए। ठीक है ना, इससे आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और जो लघु हैं दूसरे वाले, उसमें से आपके 3-3 नंबर या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, और उसमें आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस तरह आपके 36 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। कितने? 36 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप जो बेल आइकन है उससे ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। जो घंटी होती है उससे आप ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।